लोगों की जब 10वीं पास हो जाती है तो 10वीं पास होने के बाद आपको 11वीं में एडमिशन लेनी है और 11वीं में एडमिशन बहुत सोच समझ के लेते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठाना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। कई बार हम सब लोग भारी भरकम सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, कई बार हम सब लोग इजी इजी सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जिसका फ्यूचर में फ़ायदा भी हो सके आपको, है ना? तो अगर आप लोगों ने 9th और 10th में संस्कृत पढ़ी है तो आपको 11वीं क्लास में संस्कृत का एक बहुत सुंदर सा ऑप्शन मिलता है। तो ज़्यादातर जो केवीज़ हैं या कुछ अदर स्कूल्स भी हैं, तो उनमें कुछ इस तरह का फॉर्म कई बार निकलता है जिसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी दिया होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि रिज़ल्ट ऑफ क्लास 10th अटैच करने के लिए कहा, या हिंदी संस्कृत भी दिख रहा है आपको। अब हम बढ़ते हैं, नहीं को देखो क्लास 11th में कुछ इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑफ़र किए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 स्ट्रीम होती हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम हो जाती है, फिर नॉन मेडिकल होता है, फिर उसके बाद मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, है ना, और ह्यूमैनिटीज़। ये 4 स्ट्रीम होती हैं। और चारों में जैसे साइंस स्ट्रीम विद मैथ्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बैठता है, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी के साथ में आप सीएस भी ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। ये सब अगर आप लोग सीबीएसई की साइट पे जाकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की कोई फ़ाइल अपलोड करके वहाँ देखते हैं क्लास 11th के लिए, तो उसमें से लास्ट में जो कंक्लूज़न है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये वही है। तो आप संस्कृत आप कहाँ रख सकते हैं, आप देखेंगे बी नंबर पे, है ना, यहाँ लिखा है साइंस स्ट्रीम विदाउट मैथ। ऊपर में तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, फिज़िक्स भी बड़ा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, ऊपर से बायोलॉजी भी, है ना। अब साइंस स्ट्रीम अगर आप विदाउट मैथ्स रखना चाहते हैं, थोड़ा लोड कम करना चाहते हैं मैथ्स का, तो आप क्या करें, इंग्लिश ले लें, या उसके बाद 2 लैंग्वेजेस में से या तो हिंदी लें या संस्कृत लें। अब जिन बच्चों ने 9th-10th में संस्कृत पढ़ी हुई है वो तो संस्कृत को जानते ही है ना कि संस्कृत का क्वेश्चन पेपर बोर्ड में कैसा आता है। तो सेम टू सेम वैसा ही आता है 11 और 12th में भी। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या बुक है, कितना सिलेबस है, वो सब बताने वाला हूँ। तो फिज़िक्स रख लीजिए, केमिस्ट्री रख लीजिए और बायोलॉजी रख लीजिए। देखा, अब यहाँ पर मैथ्स नहीं है इस कॉम्बिनेशन में, यहाँ आप लोग संस्कृत रख सकते हैं। इसके अलावा सी नंबर पे चले जाओ, यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम है। अब सब केवीज़ में कॉमर्स स्ट्रीम नहीं भी होती है, सब स्कूल में नहीं भी होती है। तो पहले तो आपको स्कूल में पता करना है कि कॉमर्स स्ट्रीम है क्या। अगर नहीं है तो आप फिर इसको रहने दीजिएगा। इसमें भी आप रख सकते हैं, देखो इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, मैथ और आईपी का यहाँ पर ऑप्शन है। इन चारों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं, या हिंदी करिए, या संस्कृत करिए, या मैथ्स करिए, या आईपी करिए। अब हमारा आता है लास्ट में ऑप्शन ह्यूमैनिटीज़ का। इसमें देखिए इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर आपके पास ऑप्शन आता है हिंदी लेना है, संस्कृत लेना है, या आपको आईपी लेना है। ठीक है, ये तो आ गए हमारे ऑप्शंस। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो आप आराम से सोच के बैठ के विचार बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ये रहती है एक सीबीएसई की फ़ाइल। ठीक है, सीबीएसई की कुछ फ़ाइल रहती है कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स करके। इसमें हमें दिखता है, देखो ये कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, है ना। इसमें देखो सब्जेक्ट 2 है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम ग्रुप एल नॉट ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1 और एनी वन इलेक्टिव फ्रॉम द ग्रुप ए। तो ये फ़ाइल आपको बहुत ध्यान से समझनी है, किसी टीचर के पास में बैठ के भी समझ सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो जिसमें कंपटीशन थोड़ी कम है। मतलब आजकल क्या होता है कि जो कॉमन सब्जेक्ट है सभी लोग रख ही लेते हैं, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, ऐसे सब्जेक्ट जो हैं सभी लोग रख रहे हैं। तो फ्यूचर में इनका जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो ऐसा सब्जेक्ट रखें जो सबसे अलग हो और जिसका आज के टाइम में बहुत ज़रूरत भी है।
है ना। तो ये देख लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ। ये है क्लास 11th का संस्कृत का सिलेबस, जो कि ज़्यादातर इसी तरह से आता है। आप देखेंगे क्लास जैसे 9th का सिलेबस है ना, वैसा ही है हूबहू। इसमें देखो आपको एक अनसीन पैसेज आता है, जो कि आपको 10 नंबर का आता है फाइनल में। अनसीन पैसेज आप समझते ही होंगे, अभी तक आप करते ही आ रहे हैं अच्छे से। वन वर्ड वाले आते हैं, फुल सेंटेंस वाले आते हैं, एक शीर्षक लिखना होता है। तो ये सिलेबस अभी तक आप अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद आपको एक पत्र आता है, जो कि रिक्त स्थान वाला आता है। इसको आपने पूरा करना होता है विद द हेल्प ऑफ एक आपको ब्रैकेट में वर्ड लिखे होते हैं, उनको देख के। फिर आपको यहाँ पर एक लघु कथा आती है, छोटी सी कथा आती है, उसमें भी आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। फिर आपको एक वार्तालाप आता है, कन्वर्सेशन आती है। अब यहाँ पर ना आपको वाक्य निर्माण करने के लिए नहीं आता, जैसे अभी तक वाक्य निर्माण करना आ रहा था। ये वीडियो मैं 2025 में बना रहा हूँ, तो अभी 9th-10th में भी वाक्य निर्माण बंद हो चुका है, इसलिए वाक्य निर्माण की जगह वार्तालाप है। एकदम आसान से ये आप समझ लेना इसको, वार्तालाप हमें कैसे करनी है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप आगे से रिप्लाई कर देंगे, हाँ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो ये ऐसे वार्तालाप हो जाती है। तो ये बहुत सरल सा एक टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक रहता है। अब उसके बाद व्याकरण आती है, जो कि आपको मैं बता दूं, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि और अयादि संधि है। ये तो आपने 9th में भी पढ़ी थी, आप एक बार 9th का सिलेबस उठा के देख लेना, सेम टू सेम है। व्यंजन संधि है, जिसमें शुत्व है, ष्टुत्व है, जशत्व है, अनुस्वार है और परस्वर्ण है। विसर्ग संधि है, सत्व, उत्व, रत्व और लोप। प्रत्यय हैं त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर, ता और तवतु। सब आपने 9th क्लास में पढ़े थे। अब शब्द रूप हैं और धातु रूप हैं, जिनकी आपको समझ होनी चाहिए। ये आ गया धातु रूप, ठीक है। फिर कारक उपपद विभक्ति है और वाच्य परिवर्तन है और अशुद्धि संशोधन है, ठीक। ये आपकी व्याकरण है। और यहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, वैसा ही आएगा जैसा आपको 9th-10th में आ रहा था। मतलब ऑप्शंस दिए होंगे 3-4, उनमें से कोई एक को टिक करना है, ठीक है। ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब भारी भरकम सब्जेक्ट रखोगे, हैवी वाले सब्जेक्ट रखोगे, जिनमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उनके साथ अगर आप संस्कृत रखेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा क्लास 11th में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम समझते ही होंगे, इसको हम कहते हैं जो हमने क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इसमें एक गद्यांश आता है ना। पठित अवबोधनम में क्या क्या आता है, एक आता है हमें गद्यांश, ठीक है, बुक में से ना क्वेश्चन आंसर उस तरह से लेंथी क्वेश्चन आंसर्स 6 के बाद आपको संस्कृत में दिखे ही नहीं होंगे, तो वो नहीं आते हैं। फिर वैसे एक पद्यांश आएगा, फिर एक नाटक आएगा, नाट्यांश में से आएगा, पैसेज ही आएगा, है ना। फिर भावार्थ रिक्त स्थान पूर्ति आएगा, फिर अन्वय की रिक्त स्थान पूर्ति आएगा, फिर एक वाक्य होंगे, उनको आपने जोड़ना है, मैच द फॉलोइंग करके, इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर कुछ शब्दों का अर्थ बताना है, जैसे कि आपने 10th में लास्ट क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 18। फिर आपको यहाँ पर एक 10 नंबर का अलग से एक बुक, छोटी सी बुक मान के चलो, इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही हो जाता है, क्लास में टीचर ही आपको बता देता है। अच्छा, अब टीचर से ये याद आया कि ज़्यादातर केवीज़ में क्लास 11th-12th में टीचर नहीं होता संस्कृत का, तो कौन पढ़ा लेता है, टीजीटी संस्कृत आपको पढ़ा लेता है। अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो वो पढ़ाएंगे, ठीक है। उनको भी कोई बाध्य नहीं कर सकता, उनको भी आप ये नहीं कह सकते कि हमें पढ़ाइए पढ़ाइए। इसमें आपकी इच्छा शक्ति, आपकी जो दिल की इच्छा है ना, वो डिपेंड करेगी कि आपको 11th में संस्कृत रखनी है। तो इसमें आपको खुद बोलना पड़ेगा कि हमें संस्कृत पढ़नी है और हम खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा संख्या में होते हैं तो आपके लिए शिक्षक की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन इसमें आपको तैयार रहना है कि आप 11th और 12th में खुद भी अगर चाहें तो संस्कृत पास कर सकते हैं। ऐसा सोच विचार अपने दिमाग में खुद ही बैठा लेना है। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास और सामान्य परिचय में आपको बताना है कि संस्कृत कहाँ से आई, और वैदिक साहित्य में आपको बताना है कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग क्या है, रामायण, महाभारत और पुराण, इनसे ना आपको क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के।
जैसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए रामायण किसने लिखी है, महाभारत किसने लिखी है, पुराण कितने होते हैं, वेद कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं। तो ये मान के चलिए आप, ये जिस तरह से जीके के क्वेश्चन होते हैं उस तरह से ही क्वेश्चंस होते हैं। तो कुल 10 नंबर के होते हैं। जैसे आपने 6 क्लास में मूल रामायण पढ़ी थी ना, हिंदी की बुक के साथ, बसंत के साथ में मूल रामायण। फिर उसके बाद 7th में महाभारत पढ़ी थी, 8th में भारत की खोज पढ़ी थी। इस तरह से ही एक छोटा सा टॉपिक रहता है ये संस्कृत साहित्य का इतिहास। सामान्य परिचय लिखा हुआ ना, सामान्य परिचय आप समझते ही हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी बुक जो है उसमें कुछ इस तरह से चैप्टर रहते हैं, ये देखिए। ठीक है, 2 मिनट। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि आपको चैप्टर कितने पढ़ने हैं टोटल। ठीक है, टोटल चैप्टर तो इसमें बुक में है 11। कितने हैं? 11। आप देख रहे हैं कि प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, द्वितीय है ही नहीं, तृतीय, पंचम, षष्ठ, तो यहाँ 4 हो गए और 4 इस तरफ में हो गए। तो टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं भास्वती में से। बुक का नाम भास्वती रहेगा। ठीक है, फिर उसके अलावा जो मैंने आपको कहा संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसमें से आपको 3 अध्याय यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है नहीं है कुछ भी। इसका कंटेंट छोटा सा है जिसको आपने पढ़ना है। संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत और पुराण, इनके बारे में आपको कॉमन एक छोटी सी जानकारी जो है, जनरल इंट्रोडक्शन, वो सीखनी है। तो कुल मिला के आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं, साथ में ये 3 जो हैं अलग अलग पाठों के नाम हैं, वो भी आपको अच्छे से देखने हैं। अब बात करते हैं हम लोग बुक की, है ना। बुक के शुरू में देखेंगे आप तो ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं। कुशल प्रशासनम। वैसे तो बुक जो है इसमें 12 चैप्टर हैं, लेकिन हमें पढ़ने कितने? 8। कोरोना के बाद में कुछ कुछ जो थे कम कर दिए गए थे ना चैप्टर्स, तो उसी के बाद की बात हो रही है। तो ये है आप हमारी बुक जिसका नाम है भास्वती प्रथमो भागा करके। ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगी ये वाली बुक, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने ऑर्डर कर रखी है, तो आप भी अगर 11th में संस्कृत रखने का विचार बना रहे हैं तो आप ज़रूर 11th में संस्कृत रखिए, संस्कृत पढ़िए। संस्कृत का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। आने वाले समय में संस्कृत की जो है वो वैल्यू बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। संस्कृत रखने के अनेकों फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे भी आप अपने टीचर्स के पास बैठ के पूछ सकते हैं। अनेकों लाभ हैं। ठीक है, एक हमारे पास एक छोटा सा मैसेज भी है जो हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की आपको फ़ाइल चाहिए तो वो भी हम आपको लिंक के तौर पे शेयर करेंगे। स्टडी मटेरियल 11th का और 12th का वो भी अवेलेबल है, मतलब उसके नोट्स भी हमारे पास हैं, तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे इंटरनेट पे मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सोच विचार करके सब्जेक्ट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाएं जो आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके इस समय के लिए भी बहुत सरल हो, इजी हो, है ना। ज़्यादा लोड प्रेशर लेकर के हम क्या करते हैं, कई बार भारी भरकम सारे सब्जेक्ट रख लेते हैं तो एक के भी नहीं रहते, है ना। मतलब फिज़िक्स में भी उतने नंबर नहीं आ पा रहे, केमिस्ट्री में भी नहीं आ रहे, मैथ्स में भी नहीं आ रहे, बायो में भी नहीं आ रहे। तो एक थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट अगर हम रख लेंगे किसी एक टफ सब्जेक्ट को हटा करके, तो उसमें हमारा सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा और हमारे लिए बहुत इजी भी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और 11th की और 12th की संस्कृत रिलेटेड वीडियोस भी हमने चैनल पे बना रखी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।